हेलो बच्चों, AB99 क्लासेस के इस लेटेस्ट वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं ट्रांसफार्मर के बारे में। ट्रांसफार्मर क्लास 12 के बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो यदि आप क्लास 12 में हैं और मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन के वीडियो और नहीं देखे हैं तो वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, उस पर क्लिक कीजिए और वीडियो को ज़रूर देखिए। और यदि आप केमिस्ट्री का भी वीडियो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चाहते हैं तो उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में है, उस वीडियो को भी ज़रूर देखिए। आज हम लोग इस वीडियो में ट्रांसफार्मर के बारे में जानेंगे और ये भी क्लास 12 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से। तो हम लोग इसमें जानेंगे कि ट्रांसफार्मर क्या होता है, ये कितने प्रकार का होता है और किस प्रकार से इसकी कार्य विधि होता है। तो आइए हम लोग पढ़ते हैं और जानते हैं। ट्रांसफार्मर अन्योन प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करने वाला एक साधन है। जो ट्रांसफार्मर होता है अन्योन प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करने वाला एक युक्ति है, एक साधन है जो प्रत्यावर्ती धारा के विभव को परिवर्तित करने में काम आता है। जो क्या करता है, प्रत्यावर्ती धारा को के विभव को परिवर्तित करने में काम आता है, जिसका नाम है ट्रांसफार्मर। तो हम लोग अगर आगे देखेंगे तो कार्य के आधार पर ट्रांसफार्मर दो प्रकार के होते हैं, यानी कि कार्य विधि के आधार पर ट्रांसफार्मर दो प्रकार के होते हैं। एक का नाम होता है अपचयी ट्रांसफार्मर, दूसरा है उच्चयी ट्रांसफार्मर। तो हम लोग जान लेते हैं कि अपचयी ट्रांसफार्मर क्या है, फिर उसके बाद में हम लोग देखेंगे कि उच्चयी ट्रांसफार्मर क्या है। यह उच्च प्रत्यावर्ती वोल्टता को निम्न प्रत्यावर्ती वोल्टता में बदलता है। कहने का अर्थ है कि जैसे अगर हम लोग देखते होंगे अपने घरों में, तो ये हम लोग का होता है खंभा। खंभे पर अगर हम लोग देखेंगे तो यहाँ पर 11,000 वोल्टेज की करंट फ्लो हो रहा होगा और ये दूसरा खंभा है। यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, एक ट्रांसफार्मर यहाँ पर लगा देते हैं। क्या करते हैं, एक ट्रांसफार्मर यहाँ पर लगा देते हैं और यहाँ से दो तार को जोड़ देते हैं। ये लाइन ऐसे आगे की तरफ जाती रहती है और यहाँ से दो जोड़ देते हैं। तो जो अपचयी ट्रांसफार्मर होता है ये हमारे गाँव में, नगरों में, कारखानों आदि में लगाया जाता है। इसका कार्य होता है उच्च प्रवर्ती धारा को, उच्च प्रत्यावर्ती वोल्टता को निम्न प्रत्यावर्ती वोल्टता में बदलना, यानी कि अधिक तेजी से बहते हुए धारा को कम करना होता है। और यहाँ से हम लोग अपने घरों में सप्लाई के लिए तार लेकर जाते हैं, है ना। तो हम लोग यही बात इसमें देखेंगे कि इसका उपयोग नगरों में, कारखानों में एवं घरों में सप्लाई के लिए प्रयोग किया जाता है। यानी कि जो अपचयी ट्रांसफार्मर होता है ये अधिक प्रत्यावर्ती वोल्टता को, यानी कि अधिक धारा को कम करने में कार्य आता है और इसका यूज हम लोग नगर में, कारखानों में एवं घरों में सप्लाई के लिए यूज करते हैं। इसके बाद में हम लोग का आता है उच्चयी ट्रांसफार्मर। तो उच्चयी ट्रांसफार्मर में अगर देखेंगे तो यह निम्न प्रत्यावर्ती वोल्टता को उच्च प्रत्यावर्ती वोल्टता में बदलता है। जैसे कि अभी हम लोग जो अपचयी में देखे हैं ये उच्च से निम्न में बदल रहा था और ये निम्न से उच्च में। ये काम होता है जैसे जहाँ पर ये विद्युत वगैरह बनते हैं वहाँ पर अगर कम विद्युत उत्पन्न हुआ है, क्या हुआ है, कम विद्युत मान लेते हैं उत्पन्न हुआ है, तो इसको अधिक विद्युत में बदलने के लिए, अधिक विद्युत में बदलने के लिए हम लोग कौन से ट्रांसफार्मर का यूज करते हैं, उच्चयी ट्रांसफार्मर का यूज करते हैं। ये क्या करता है, निम्न प्रत्यावर्ती वोल्टता यानी कि कम धारा को उच्च प्रत्यावर्ती वोल्टता में बदलता है, यानी कि अधिक धारा में बदल देता है। इसका उपयोग जहाँ विद्युत उत्पादित किया जाता है, यहाँ लिखना था किया जाता है वहाँ होता है, यानी कि जहाँ पर विद्युत बनता है, करंट बनता है, वहाँ पर इसका उपयोग किया जाता है। तो आप यदि इस वीडियो पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ इस वीडियो को सब्सक्राइब कर दीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और इस वीडियो में अगर कहीं भी कुछ अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए। और यदि आप लिंक में जो डिस्क्रिप्शन है उसको ज़रूर देखिए। उससे पहले हम लोग देखते हैं इसकी संरचना कैसे है।
तो इसकी संरचना में अगर हम लोग आएंगे तो संरचना आपके सामने है। इसको हम लोग कहते हैं प्राथमिक और इसको कहते हैं द्वितीयक कुंडली। इसको बोलते हैं प्राथमिक कुंडली, इसको बोलते हैं द्वितीयक कुंडली। यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, प्रत्यावर्ती धारा को डालते हैं, यानी कि यहाँ स्रोत लिखा हुआ है, क्या मतलब हम लोग यहाँ से प्रत्यावर्ती धारा डालते हैं। जब प्रत्यावर्ती धारा से इसको जोड़ देते हैं तो इसमें ये ऐसे लपेटा हुआ है, लपेटने की वजह से इसके अंदर भंवर धाराएं उत्पन्न हो जाती हैं और भंवर धाराओं के कारण यहाँ से जो विद्युत होता है इस वाले पॉइंट पर जाने लगता है और यहाँ से हम लोग क्या कर लेते हैं, बाहर की तरफ तार निकाल देते हैं जिससे हमारे घरों में सप्लाई जाने लगता है। यानी कि हम लोग इसको किससे जोड़ेंगे, इसको हम लोग जोड़ेंगे यहाँ, इस तार को हम लोग जो मेन ला के जोड़ते हैं ये क्या होता है, प्राथमिक कुंडली होता है। क्या होता है, प्राथमिक कुंडली। फिर उसके अंदर ये प्रक्रिया होती है, उसके अंदर ये प्रक्रिया होने पर उसके अंदर भंवर धारा उत्पन्न होती है। भंवर धारा के कारण इस पर धारा उत्पन्न हो जाता है और धारा ये उत्पन्न हो जाता है तो इससे हम लोग बगल में दो तार निकालते हैं, यानी कि जोड़ के घरों में सप्लाई कर देते हैं। तो ये है हमारा चित्र। अब इस चित्र का कार्यविधि हम लोग देखेंगे कि इसका कार्यविधि कैसे है। तो हम लोग आइए देखते हैं कार्यविधि। जब प्राथमिक कुंडली के सिरों के मध्य प्रत्यावर्ती वोल्टता को जोड़ा जाता है, यानी कि जो प्राथमिक कुंडली होता है, अभी भी हम लोग चित्र में देखे थे, आगे वाला जो प्राथमिक कुंडली था उसमें जब हम लोग प्रत्यावर्ती वोल्टता जोड़ देते हैं तो प्राथमिक कुंडली में प्रत्यावर्ती धारा प्रवाहित होने लगता है। यानी कि जब हम लोग डायरेक्ट यहाँ से जब हम लोग जोड़ देते थे प्राथमिक कुंडली से यहाँ पर डायरेक्ट, तो इसमें क्या होता था, प्रत्यावर्ती धारा प्रवाहित होने लगता है जिस कारण क्रोड में चुंबकीय फ्लक्स उत्पन्न हो जाता है। जिस कारण उस क्रोड में, क्रोड को अगर हम लोग देखना तो ये है क्रोड, ये पतले 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 लगे हुए लेयर, इसको हम लोग क्या कहते हैं, क्रोड। अब क्या होता है, क्रोड में चुंबकीय फ्लक्स उत्पन्न हो जाता है और चुंबकीय फ्लक्स में जब परिवर्तन कुछ होता है तो उससे भंवर धारा उत्पन्न होती है और भंवर धारा जब उत्पन्न होता है तो द्वितीयक कुंडली पर भी क्या होता है, करंट आ जाता है और इसको हम लोग घरों तक सप्लाई कर देते हैं। तो आइए हम लोग आगे पढ़ते हैं। क्रोड में चुंबकीय फ्लक्स उत्पन्न हो जाता है तो इसके बाद में हम लोग कुछ देखते हैं। यदि प्रथम कुंडली में, यानी कि पहली वाली कुंडली में फेरों की संख्या NP हो, यानी कि जो पहली वाली उसमें कुंडली बनी हुई थी, जो लपेटा हुआ था फेरा था, NP हो तथा फ्लक्स में परिवर्तन का दर, यानी कि जो बार बार बदलाव होता है, परिवर्तन का दर डी फाई का मतलब होता है सूक्ष्म, फाई हम लोग फ्लक्स को लिखते हैं, तो सूक्ष्म फ्लक्स में अगर परिवर्तन होता है सूक्ष्म समय में तो उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल, तो जब ये परिवर्तन होगा तो इसमें प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा। तो उसको हम लोग प्रेरित विद्युत वाहक बल को EP लिखेंगे। क्या लिखेंगे, EP बराबर -NP इंटू डी फाई अपॉन dt। इसको हम लोग कह देंगे समीकरण 1 कह देंगे। क्या कह देंगे, समीकरण 1। इसमें हुआ क्या है, सबसे पहले उसमें फेरों की संख्या NP है, उसमें चुंबकीय फ्लक्स जो बार बार परिवर्तित हो रहा है वो डी फाई अपॉन dt, तो उसमें जो उत्पन्न विद्युत वाहक बल होगा वो -NP डी फाई अपॉन dt होगा। इसको कहेंगे समीकरण 1। अब हम लोग देखते हैं दूसरी कुंडली पर क्या होगा। तथा द्वितीयक कुंडली के फेरों की संख्या NS मान ले, क्या मान ले, NS मान ले, तथा फ्लक्स में परिवर्तन का दर डी फाई अपॉन dt, तो प्रेरित विद्युत वाहक बल, जैसे इसमें NP माने थे, यहाँ पर NS मान लिए हैं, तो इसमें जो फ्लक्स का परिवर्तन का दर है वो डी फाई अपॉन dt है, तो इसमें विद्युत वाहक बल क्या होगा, तो विद्युत वाहक बल ES बराबर -NS इंटू डी फाई अपॉन dt। इसको कह देंगे हम लोग समीकरण 2। अब हम लोग क्या करेंगे, समीकरण 1 को 2 से भाग देने पर, तो समीकरण 1 और 2 को भाग देंगे तो यहाँ पर EP अपॉन ES, EP क्या है, EP हमारा समीकरण 1 था और ES क्या है हमारा समीकरण 2 है। तो समीकरण 1 को समीकरण 2 से भाग देने पर
तो समीकरण 1 का मान क्या है, माइनस एन पी डॉट डी फाई अपान डी टी, और दूसरे वाले का मान क्या है, माइनस एन एस डी फाई अपान डी टी। तो डी फाई अपान डी टी कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास क्या बचेगा, एन पी माइनस एन एस। अब ये जो माइनस था, माइनस से माइनस भी कैंसिल हो जाएगा, ये वाला भी, तो सिर्फ बचेगा एन पी अपान एन एस। तो हमारा लास्ट में क्या आ गया है, ई पी अपान ई एस बराबर एन पी अपान एन एस। तो ये था हमारा चुंबकीय फ्लक्स के कारण जो हमको विद्युत वाहक बल प्राप्त होगा। और इसमें हम लोग जाने हैं कि ट्रांसफार्मर क्या होता है, इसकी कार्यविधि क्या होती है। तो हम एक बार फिर से चित्र को देख करके समझ लेते हैं। चित्र में देखिए, जैसे हम बताए हैं कि जब हम लोग प्रत्यावर्ती धारा को जोड़ते हैं तो इसमें क्या होता है, विद्युत धारा प्रवाहित होने लगता है, यानी कि प्रत्यावर्ती धारा प्रवाहित होने लगता है। जब प्रत्यावर्ती धारा प्रवाहित होता है तो इसमें चुंबकीय फ्लक्स उत्पन्न हो जाता है। अब ये हम जान लेते हैं थोड़ा सा, चुंबकीय फ्लक्स क्या होता है। तो विद्युत क्षेत्र, या बोले हम मान ले इसको चुंबकीय क्षेत्र, ये क्या है, पूरा चुंबकीय क्षेत्र में। तो इसमें चुंबकीय बल रेखाओं की जो संख्या होती है, बल रेखाओं की जो संख्या होती है, उसी को हम लोग कहते हैं फाई, यानी कि चुंबकीय फ्लक्स कहते हैं। अगर ये विद्युत क्षेत्र होगा तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, विद्युत फ्लक्स, और जब चुंबकीय क्षेत्र होगा तो चुंबकीय फ्लक्स, यानी कि इसकी संख्या को 1 2 3 4 5 6, तो 6 है तो इसका चुंबकीय फ्लक्स कितना है, 6 है। तो हम लोग यही बात, तो यहाँ पर क्या हुआ है, चुंबकीय फ्लक्स उत्पन्न हुआ है। चुंबकीय फ्लक्स होने के कारण ये भी गोल गोल होगा, ऐसे गोल गोल होगा। इसके कारण यहाँ पर दूसरे वाले पर भी विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है, और उसका हम यूज कर लेते हैं अपने घरों में। तो यही बात हम यहाँ पर भी लिखें थोड़ा सा, कि मान लेते हैं इसमें फेरों की संख्या कितनी है, एन पी है, कितना है, एन पी है। और जो भी यहाँ पर फ्लक्स में परिवर्तन हो रहा है वो डी फाई अपान डी टी है। डी टी मतलब थोड़े से समय में जो भी परिवर्तन हो रहा है। तो इसको हम लोग मान लिए हैं समीकरण 1 मान लिए हैं। लेकिन ध्यान से देखना, यहाँ पर इसका इनटू था और यहाँ पर विद्युत वाहक बल ईपी था, ईपी बराबर। और दूसरे वाले में क्या हुआ था, दूसरे वाले में फेरों की संख्या कितना मान लिए हम लोग, एन एस मान लिए हैं, और इसमें जो भी परिवर्तन हो रहा होगा फ्लक्स में वो डी फाई अपान डी टी है। और विद्युत वाहक बल, अगर यहाँ एस है तो यहाँ भी एस हो जाएगा। इसको कह देंगे समीकरण 2। अब समीकरण 1 व 2 को भाग दे देंगे, तो ईपी बट्टे में ई एस, तो यहाँ पर क्या बचेगा, यहाँ माइनस का चिन्ह दोनों में लगा हुआ था, तो एन पी अपान में एन एस माइनस का इंटू डी फाई अपान डी टी बटे में डी फाई अपान डी टी। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको इससे कैंसिल कर देंगे और ये माइनस माइनस से कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या, ई पी अपान ई एस बराबर एन पी अपान एन एस। और ये हमको पता चल जाएगा कि कितना हमको विद्युत वाहक बल प्राप्त होगा। तो आई होप आप सबको ये वीडियो पसंद आया हो। अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, और यदि आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। और यदि आप इसके पहले वाले वीडियो को नहीं देखे हैं जो मैं बताया हूँ, जैसे कि रसायन विज्ञान में हैबर विधि, ओस्टवाल्ड विधि, और उसके बाद में जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न है उन सब का मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ, तो उस पर क्लिक कीजिए और वीडियो को ज़रूर देखिए। और एक खास बात कि यदि आपको अच्छे नंबर लाने हैं तो आप चित्र ज़रूर बना के आइए। जो भी चीज़ आप लिखें, अगर उसका आपको चित्र पता है तो उसका चित्र ज़रूर बनाइए। और मैं अपने हर वीडियो में जो भी क्वेश्चन लिखाता हूँ, मैं कोशिश करता हूँ कि हर एक क्वेश्चन का चित्र ज़रूर बने। जैसे इसका चित्र है, ऐसे हर एक क्वेश्चन का चित्र ज़रूर देता हूँ। तो इसके बाद में हम लोग कल देखेंगे अगला टॉपिक। उसके लिए इस बेल आइकन को ज़रूर दबा दीजिए ताकि आपके पास नोटिफिकेशन ज़रूर पहुंच जाए। और ये आप ज़रूर देखना, अपचयी ट्रांसफार्मर बस बिल्कुल कुछ नहीं, उच्च से निम्न करता है, उच्चयी ट्रांसफार्मर निम्न से उच्च करता है। धन्यवाद दोस्तों, फिर मिलते हैं हम लोग अगली वीडियो।